जी, कल आप लोगों को मैंने सिलेबस सारा डिस्कस कर दिया था कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। आज आपको मैंने कहा था कि पहले हम लोग वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कंपनीज में यूज होती है। ऑल्दो आपको मैंने कहा था फेमिलियर है, लेकिन एक दफा इन चीजों को हम लोग रिकॉल करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेयर्स। शेयर्स आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कहा था इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इक्विटी, कि जब आप किसी कंपनी के अंदर इक्विटी पार्टिसिपेंट बनते हैं, आप इक्विटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसका जो एक एविडेंस, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, उसे हम लोग शेयर्स का नाम दे देते हैं। शेयर्स आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे शेयर जिनको प्रेफर किया जाएगा। क्या प्रेफर किया जाएगा? एक तो इनको फिक्स रेट के साथ इन प्रायोरिटी डिविडेंड दिया जाता है। मसलन पहले से डिसाइडेड होता है, फर्ज करें आप लोगों को मैंने कहा 10% डिविडेंड दिया करूंगा, तो कंपनी को प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, आपको 10% डिविडेंड मिलना है। ठीक है, तो पहले डिविडेंड इनको दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देंगे, वरना इनसे एक्सक्यूज कर लेंगे कि आपके लिए कुछ नहीं बचा। तो पहली प्रेफरेंस तो ये हो गई। दूसरी प्रेफरेंस होती थी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप की जाती है, बंद की जाती है, उसके सारे एसेट्स बिकते हैं। एसेट्स बेचने के बाद पहले आउटसाइडर की जो सिक्योर्ड लायबिलिटीज हैं वो पे करते हैं, फिर उसके बाद अनसिक्योर लायबिलिटीज पे करते हैं, उसके बाद अगर पैसे बचे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस करते हैं, फिर अगर कुछ बच गया तो इनको देंगे, वरना इनसे एक्सक्यूज कर लिया जाएगा। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को आपने दो जगह प्रेफर किया कि जब डिविडेंड देना है पहले इनको, फिर इनकी बारी आएगी। कंपनी बंद होगी, पैसे वापस करने हैं तो पहले इनके वापस होंगे, बाद में इसकी बारी आएगी। तो इस वजह से इसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर का नाम देते थे। और ऑर्डिनरी शेयर हम लोग कहते हैं शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, आप लोगों को पहले बताया गया हुआ है कि 1984 में जब आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस बना था, तो उस वक्त प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था कि इस्लामिकली जायज नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको फिक्स रेट से रिटर्न दे। तो उन्होंने कहा था ये एक इंटरेस्ट वाली चीज ही बन जाती है। तो 1984 में इस पे बैन लग गया था, लेकिन 99 के अंदर इसाक डार ने आके कंपनीज ऑर्डिनेंस ने दोबारा चेंज कर दिया था। उसने कहा था जितनी तरह के चाहो शेयर इशू करा सकते हो। उसके बाद चंद कंपनीज ने इशू किए, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुए। आजकल जो आपको स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा शेयर्स की सेल परचेज नजर आती, वो ऑर्डिनरी वाले होते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर अगर हम लोग आए तो इसके आगे हमने डिफरेंट टाइप पढ़ी थी। इसमें हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों के अंदर आप लोगों ने क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में भी पढ़ा था। अच्छा, इनमें से कौन से शेयर डेट के अंदर कवर होते थे? रिडीमेबल। ये हम लोग कहते थे आपकी लायबिलिटी होती है, डेट होता है। उसकी वजह क्या है कि एक फिक्स रेट से आप इनको रिटर्न दे रहे हो,
ऊपर से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं खास ड्यूरेशन के लिए इश्यू होते हैं, और उसके बाद कंपनी आपके पैसे वापस कर देती है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि ये तो सारे लोन वाले फीचर हो गए, खास पीरियड के लिए आपने लोन पकड़ा, जब तक लोन वापस नहीं किया उस वक्त तक इंटरेस्ट देते रहे, बाद में आपने पैसे वापस कर दिए। तो इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं कि इसको इक्विटी का पार्ट ना बनाया करें, इसको डेट समझा करें। आपको याद होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है उसे हम इंटरेस्ट कॉस्ट ट्रीट करते होते थे। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कि नॉन कैंसलेबल हैं, मतलब कंपनी आपके पैसे वापस नहीं करेगी। कंपनी उसी वक्त पैसे वापस करेगी जब या तो वो बंद हो रही हो, या कंपनी ये समझे कि मुझे अब इस पैसे की जरूरत फर्दर नहीं रहेगी, तब वो उसको सेल आउट यानी परचेज करके मार्केट से कैंसल आउट कर देते हैं। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फर्क होता था? हाँ, क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता था कि अगर किसी साल आप लोग डिविडेंड नहीं दे पाए तो डिविडेंड ऐड होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और फ्यूचर में जब अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे पिछले सारे डिविडेंड दिए जाएंगे। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता था अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड ना दे पाई तो वो डिविडेंड का राइट आपका जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा इन फ्यूचर वो वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो सिर्फ अगले साल वाला डिविडेंड मिल जाएगा, बट पिछले वाले आप फोरगो करोगे। तो ये चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी। अच्छा, वोटिंग राइट किसके पास होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास। यानी जब कंपनीज की मीटिंग्स होती हैं तो अटेंड तो ये दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन वोट कास्ट करने का राइट खाली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है, ताकि अगर कभी वो सही वोट कास्ट करें, मतलब डिसीजन आपके हक में जाए, फेवरेबल हो तो फायदा इनको, और अगर कभी गलत डिसीजन पास कर लें तो फिर नुकसान भी नहीं कहो। आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो परसेंटेज है इस रेट से डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उस पर एंटाइटलमेंट किसकी होती है? ऑर्डिनरी वाले की। मसलन फर्ज करें, अच्छा ये 10% जो होता है क्या ये प्रॉफिट का होता था? नहीं, ये शेयर की पार वैल्यू का होता था। पाकिस्तान में नॉर्मली पार वैल्यू कितना होती है? 10। तो 10 का 10% मतलब इसको 1 रुपया मिलना है। अब कंपनी को 50,000 प्रॉफिट है, उसको तब भी 1 रुपया मिलेगा। कंपनी का 50 लाख प्रॉफिट हो जाए, इसको तब भी 1 रुपया ही मिलेगा। बाकी जितना प्रॉफिट है उस पर एंटाइटलमेंट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की होती थी। अच्छा, उसके बाद आप लोग फर्दर फेमिलियर हैं विद डिबेंचर्स, ठीक है, जिसे आप लोन नोट्स भी कहते हैं। ठीक है, लोन नोट्स का मतलब होता है ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट कोई सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस इश्यू हो। तो डिबेंचर को हम लोग कहते हैं इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था ना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इक्विटी। ये होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। फर्ज करें आप लोग जनरल पब्लिक हैं, आप लोगों को मैंने कहा कि यार आप लोग मुझे लोन दें, मैं आप लोगों को ना 10% इंटरेस्ट दिया करूंगा और 5 साल बाद आप लोगों के पैसे भी वापस कर दूंगा। आप में से कुछ लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करते हुए मुझे पैसे पकड़ा दिए, साल गुजरा, अब आप लोग आगे के जी हमारा इंटरेस्ट, आप लोगों को मैं कहूं कौन सा इंटरेस्ट, मुझे तो आपने पैसे नहीं दिए थे। तो क्या आप लोगों को कोई एविडेंस है कि आप लोगों ने मुझे पैसे दिए? नहीं। अब इसका मतलब अगर एविडेंस ना दिया जाए तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस होंगे, तो या फिर डरते हुए आप मुझे पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो उस वजह से जब हम फंड रेस करते हैं तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसे आप डिबेंचर का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो लोग ये खरीदते हैं वो डिबेंचर होल्डर होते हैं। जो शेयर खरीदते थे वो कौन होते थे? शेयर होल्डर। ये ओनर होते हैं, ये डेट प्रोवाइडर होते हैं। इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, लॉस हुआ तो नहीं देंगे। इधर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आप लोगों ने रेशियो का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अगर शेयर इशू करेंगे तो गेयरिंग रेशियो कम हो जाती है। ठीक है, गेयरिंग रेशियो होती थी ना डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप। शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी बढ़ेगी, इट मीन डेट का पोर्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो गेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी अब चूंकि आप लोगों ने थोड़ा बहुत
जब वहां पे पढ़ा था तो हमने टैक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जी प्रॉफिट पे टैक्स लगता है कंपनी के। शेयर के ऊपर जो डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड जो होता है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, इस पे आपको टैक्स रिलीफ नहीं मिलता, मतलब टैक्स शील्ड नहीं मिलती। डिबेंचर होल्डर को आप देते हो इंटरेस्ट, वो टैक्स का लाउएबल एक्सपेंस होता है। जब आप उसे एक्सपेंस शो कराएंगे उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके वजह से आपको टैक्स में बचत हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर हम लोग कहते हैं टैक्स शील्ड मिलती है। टैक्स शील्ड का मतलब होता है टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये इनमें ना कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं ताकि अगर कभी कोई पूछे तो आप लोग एक्सप्लेन कर सके। जो शेयर जो प्रॉफिट होता है डिविडेंड्स को दिया जाता है उसके ऊपर इनको टैक्स, कंपनी को टैक्स कम देना पड़ता है। हाँ जी, मतलब उस इंटरेस्ट को जो है वो हम लोग एक्सपेंस शो कराते हैं ना, उससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर टैक्स भी कम बनेगा। और सर इसमें जो डिवेंचर्स हैं जैसे यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर में 10% वो हम पार वैल्यू पे देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम ये भी इसकी पार वैल्यू पे होता है। ये भी पार वैल्यू। हाँ जी, इसी तरह जैसे आपने शेयर का पढ़ा हुआ है ना, पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, ये भी तीनों कीमतों पे हो सकते हैं। इसमें भी ये प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी। हाँ जी, नहीं इसमें भी जैसे आप शेयर इशू करोगे एट पार वैल्यू भी कर सकते हो, एट प्रीमियम भी कर सकते हो और एट डिस्काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों को पता है जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसको क्या नाम देते थे, डिविडेंड। और जो कंपनी अपने पास रख ले, ना डिस्ट्रीब्यूट करे, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग की नेचर क्या होती है? हाँ जी, ये आपका इक्विटी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ये रेवेन्यू रिजर्व होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। कोई फर्क याद हो किसी को? कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है उसकी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, बाय लीगल या बाय लॉ कुछ उसके स्पेसिफिक यूजेस दिए होते हैं। हर जगह आप अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकते। जबकि रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है कंपनी अपनी मर्जी से क्रिएट करती, जहां चाहे यूटिलाइज कर जाए। जैसे रिटेन्ड अर्निंग, आपकी मर्जी रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड दे दो, रिटेन अर्निंग में से बोनस शेयर दे दो, रिटेन अर्निंग में से जनरल रिजर्व को पैसे ट्रांसफर कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, कैपिटल रिजर्व की कोई एग्जांपल ज़हन में आ रही हो? कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम जो होता था वो आप लोगों का कैपिटल रिजर्व था। उसके कंपनीज एक्ट में कुछ यूजेस बताए गए हैं, उसके अलावा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को FAR 1 के अंदर बताया गया था कि शेयर प्रीमियम में से शेयर इशू करने की जो कॉस्ट होती है वो माइनस कर सकते हो, शेयर प्रीमियम में से बोनस शेयर दे सकते हो। ठीक है, फ्यूचर में अगर कभी शेयर डिस्काउंट पे इशू किए, वो डिस्काउंट इस प्रीमियम में से माइनस कर सकते हो। अच्छा, डिविडेंड आपको याद होगा कि कंपनी इन टर्म ऑफ परसेंटेज भी डिक्लेयर कर देती है और कई दफा पर शेयर भी डिक्लेयर कर दिया करती है। ठीक है, डिविडेंड आपको परसेंटेज पे भी दे दिया जाता है और पर शेयर भी कह दिया जाता है। अगर आपको नहीं कहा परसेंटेज में हो, ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करते हैं?
हाँ जी, शेयर कैपिटल की अमाउंट के ऊपर, क्योंकि पार वैल्यू के हिसाब से वो रिकॉर्ड हुआ होता है ना। और अगर पर शेयर का है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो शेयर कैपिटल होगा ये ऑथोराइज्ड वाला होता है कि इशूड वाला होता है? इशूड वाला होता है, ठीक है। यानी अगर चलें इसको एग्जांपल के साथ हम थोड़ा क्लियर कर लें। ऑथोराइज्ड कैपिटल, आपको मैं कहता हूं 5 मिलियन शेयर्स at the rate ₹10 each. Issued and subscribed capital. फर्स्ट करें, अभी तक हमने सिर्फ 2 लाख शेयर इशू किए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट कर लेते हैं 25 लाख। रिक्वायरमेंट आपको कहा जाता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड if company declared dividend at the rate number A 20%, number B ₹2 per share। ठीक है, आपको इन्हें ऑथोराइज कैपिटल बता दिया, इश्यूड और सब्सक्राइब बता दिया, प्रॉफिट बता दिया। आपको कहा जा रहा है डिविडेंड की फिगर निकालो अगर कंपनी 20% डिविडेंड डिक्लेयर करे या फिर ₹2 पर शेयर डिक्लेयर करे। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ऑप्शन ए, जी अब आप लोगों ने कहा 20% डिविडेंड देना है। 20% किस चीज का होगा? हाँ जी, इशूड कैपिटल की अमाउंट का, तो वो तो थी 2 मिलियन। तो इसका आप लोग ले लेंगे 20%, 4 लाख। अगर आपको मैं कहता हूं 2 पर शेयर के हिसाब से निकालो तो कितने शेयर अभी तक आप इश्यू कर चुके हैं? 2 लाख। तो 2 लाख शेयर्स आप लोगों ने इश्यू किए और एक शेयर पे आपने ₹2 डिविडेंड देना है, तो फिर टोटल कितना डिविडेंड बन जाएगा? 4 लाख। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग डिविडेंड की अमाउंट कंप्यूट कर लिया करते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको पता है जब हम इश्यू ऑफ शेयर करते हैं तो डिफरेंट प्राइसेस पे किए जा सकते हैं। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट।
ठीक है, शेयर जब आप लोग इश्यू करोगे पार पे भी किए जा सकते हैं, प्रीमियम पे भी किए जा सकते हैं और डिस्काउंट पे भी किए जा सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन के साथ आपको पैसे जमा कराने होते हैं, उस वक्त कंपनी अलग एंट्री करती है। फिर कुछ अर्से का जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर होती है उस वक्त एक एंट्री अलग पास होती है। आईकैप ने इन दोनों एंट्रियों को इकट्ठा करके आप लोग की बुक में नेट एंट्री पास की हुई है, और आईकैप ने कहा हुआ है कि स्टूडेंट को वही एंट्रियां कराएं जो हम लोगों ने बुक में दी हुई हैं, इसलिए आप लोग को जो नेट एंट्री है वही हम लोग यहां पे पास करेंगे। तो ये आप लोगों ने FR 1 में भी की थी। अब देखिए, पार वैल्यू नॉर्मली पाकिस्तान में कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली पिछले 2-3 महीने के दौरान कई कंपनीज ने स्टॉक स्प्लिट किया अपना। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या थी कि उनके शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो स्प्लिट करने का फायदा क्या हुआ कि जब उसकी डिनोमिनेशन कम हुई तो अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू में कमी आई, तो लोगों के लिए खरीदना शेयर थोड़ा आसान हो जाए, ये वजह थी मेन। बहरहाल पार वैल्यू अगर 10 रुपए होती है तो एट पार का मतलब आप 10 रुपए में शेयर इश्यू करें, एट प्रीमियम का मतलब कि आप अबव 10 रुपए इश्यू कर दें, मसलन 13 रुपए का इश्यू करते हैं, और एट डिस्काउंट का मतलब बिलो पार वैल्यू इश्यू कर दें, जैसे 8 रुपए का कर दें। अच्छा, पार में आप मुझे बताएं क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी, बैंक आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, अगर आप लोग प्रीमियम पे इशू करते हैं, अच्छा बैंक आपने कहा डेबिट, लेकिन अब कितने से? 13 से। शेयर कैपिटल क्रेडिट लेकिन कितने से? 10। और वो जो ओवर एंड अबव अमाउंट मिली वो क्या कहलाती थी? शेयर प्रीमियम। ठीक है, शेयर प्रीमियम आप लोगों ने कहा था ये भी इक्विटी का पार्ट है। ये कौन सा रिजर्व होता है? कैपिटल रिजर्व होता है। अच्छा, अगर हम बात करें एट डिस्काउंट, तो अब हमारा बैंक बैलेंस जो बढ़ेगा वो 8 से, लेकिन जो शेयर कैपिटल बढ़ेगा वो 10 से। अब 2 रुपए जो है ये आ गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर पहले कोई प्रीमियम पड़ी हो पुरानी, तो फिर हम इधर प्रीमियम को डेबिट करके उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं पड़ी तो फिर हम इसको एक्सपेंस शो करा दिया करते हैं। सर रिटेन अर्निंग्स नहीं मैनेज करते? नहीं, वो फिर एक्सपेंस शो होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डिफरेंट प्राइसेस हैं जिन पे आप लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं। राइट इशू, बोनस इशू और फिर स्क्रिप्ट डिविडेंड। अच्छा, पहले आते हैं राइट इशू पे। ये क्या चीज होती थी?
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम राइट देते थे कि हमने फर्दर शेयर इश्यू करने, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग खरीद लो, अदरवाइज फिर हम जनरल पब्लिक को इश्यू कर देंगे। तो ये जो एक प्रेफरेंस दी जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि आप लोग शेयर खरीद लें, इसे हम राइट इश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है, बिलो मार्केट प्राइस भी हो सकता है, और आमतौर पर हम बिलो मार्केट प्राइस ऑफर किया करते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें एक कंपनी जिसके शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए, मार्केट में बिक रहा है 50 रुपए का, आप लोगों को मैंने कहा कि यार आप लोगों ने लेना है 30 के हिसाब से ले लो, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैंने कहा कि आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो 30 के हिसाब से खरीद लो, अदरवाइज मैं 50 के हिसाब से जनरल पब्लिक को इश्यू कर दूंगा। तो ये जो मैंने आपको प्रेफरेंस दी ना कि पहले आप लोग खरीद लो, दैट इज राइट, ठीक है। तो राइट का मतलब ये नहीं होता हमेशा सस्ता ही होगा, फुल मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। अच्छा जी, अब 50 वाला शेयर यानी 10 वाला शेयर जिसकी मार्केट में कीमत 50, आपको मिल गया 30 का, आप लोगों ने खरीद लिए, कंपनी का बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा? 30, और उसका शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज होगा? 10। उससे अबव जो 20 है ये क्या कहलाएगा? शेयर प्रीमियम। अब आते हैं कि बोनस इशू, या जिसे आप स्क्रिप इशू भी कहते थे। इसका कोई याद हो क्या चीज होती है? रीजन क्या होती है? रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, यानी इधर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आपके रिजर्व जब बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाते हैं तो हम लोग अपनी ना पोजीशन को थोड़ा बेटर करने के लिए अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होल्डर में बांट देते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है, आमतौर पर लोग इसको एक ही मीनिंग में ले जाते हैं, हालांकि इन दोनों में फर्क होता है। इधर आपको मैंने कहा कि बोनस इशू का ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, आप अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना चाह रहे होते हो, जबकि स्क्रिप डिविडेंड के अंदर होता है ये कंपनी ने देना डिविडेंड होता है, लेकिन लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से पैसे नहीं होते, तो हम लोग कहते हैं कि जितना आपने डिविडेंड कैश में देना था उतनी मालियत को उनको शेयर पकड़ा दो, ठीक है। तो इधर इंटेंशन क्या होती है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इधर इंटेंशन क्या थी? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अच्छा, अब जिस किसी रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे वो बढ़ेगा कम हो जाएगा? हाँ जी, बस जिस रिजर्व को यूटिलाइज करोगे कम हो जाएगा, और शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। इसकी जो एंट्री बनती है वो हम लोग एंट्री किया करते हैं रिजर्व्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। स्क्रिप डिविडेंड, इधर आप कहने का हमारा मकसद है शेयर होल्डर को डिविडेंड देना, लेकिन पास पैसे नहीं है। अब एक तरीका क्या था, मैं कहीं से लोन पकड़ता लाके आप लोगों को डिविडेंड दे देता, तो उस लोन पे इंटरेस्ट भरना पड़ता। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मेरे ज़हन में ये भी आया कि यार शेयर इशू कर लेते हैं, वहां से पैसे आएंगे डिविडेंड के तौर पे दे दूंगा, वहां पे आपको शेयर इशुएंस कॉस्ट पड़ जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार जितना जितना डिविडेंड आपने शेयर होल्डर को देने हैं उतनी मालियत के आप इनको शेयर फ्री में पकड़ा दो कि जी ये डिविडेंड इन काइंड है, आप डिविडेंड के तौर पे शेयर रख लो। देखिए, शेयर होल्डर अगर शेयर बेचने जाएगा ना, उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह इश्यूएंस कॉस्ट कोई नहीं है, कंपनी जाती है तो कॉस्ट पड़ती है। इस वजह से ना फिर हम लोग ये फ्री में अपने शेयर दे देते हैं इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इन दोनों में मैंने आपको क्या फर्क होता है, इसमें हमारा मकसद होता है रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना, इधर हमारा मकसद होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जी, शेयर जो होता है, सपोज एक शेयर, उसको एक ही शेयर को मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं? नहीं, मतलब उसे डिवाइड किया जा सकता है?
सर ये सिक्योरिटी ब्रांड में सपोज अगर आपके पास इतने शेयर हैं कि अगर आपको डिविडेंड मिल जाए तो भी उसकी एक शेयर देना है। हाँ, वो एक्चुअली देखिए इसमें ना हमारी एक मिनिमम लिमिट होती है, कम से कम इतने शेयर तो आपने खरीदने ही खरीदने हैं। ठीक है, मसलन ये नहीं हो सकता आप 2 शेयर खरीद लो, 5 खरीद लो, वो एक हमारी लिमिट होती है कंपनीज की। मसलन कुछ कहते हैं जी कम से कम 500 शेयर खरीदना पड़ेंगे, कुछ कहते हैं जी कम से कम 1000 खरीदना पड़ेंगे, माइट भी कोई के 300 खरीदना पड़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन से रिस्ट्रिक्ट के लिए होती है। हाँ जी, पोस्ट के साथ। तो अब इसकी एंट्री हमारी बनेगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। Difference between reserves and provisions, कि रिजर्व में और प्रोविजन में क्या फर्क है जी? कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो इसका? वो असल में नहीं होती, उससे वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, और रिजर्व्स हैं वो जैसे प्रीमियम हो गया, रिटेन हो गया। अच्छा चलिए एक दो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जैसे इन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की, प्रेजेंटेशन। रिजर्व जो होता है ना, इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जैसे रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सारा इक्विटी होती है। प्रोविजन जो होती है ये आपकी लायबिलिटी होती है। आगे जाके आप लोगों ने ना पढ़ना है IAS 37। कल आपने जब वो सिलेबस में डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपका तो उसका नाम है प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, यानी प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसीज को कवर करता है। उसके अंदर उसने डिफाइन किया कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। कि प्रोविजन जो होती है ये आप लोगों की लायबिलिटी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टेन होती है। ठीक है, मसलन फर्ज करें मैंने आप लोगों को एक एसी बेचा, आप लोगों को मैंने कहा यार 5 साल की वारंटी है, कोई भी मसला हुआ आना रिपेयर करके दूंगा। क्या मुझे पता है आप लोग कब आ जाओ, खराब हो गया ठीक करके दो? क्या मुझे यह पता है जब मैं ठीक करूंगा मेरा खर्चा कितना आ जाना है? नहीं। इसका मतलब ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली जिसकी ना टाइमिंग का मुझे पता है ना अमाउंट का पता है। तो क्या इंतजार करूं जब आप आएंगे खराब हो गया ठीक कर दो, मैं उस वक्त रिपेयर करके रिपेयर को एक्सपेंस शो करा दूं? नहीं। आप लोगों ने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, हाँ, जिस पीरियड की इनकम एक्सपेंस है उस पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए, उस यानी रेवेन्यू और इनकम्स का पीरियड मैच करना चाहिए। सेल मैंने आज की एसी, उसका रेवेन्यू मैंने आज बुक कर लिया, 2 साल बाद आप आगे खराब हो गया है तो रिपेयर का 2 साल बाद का एक्सपेंस शो कराऊं? नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको आज का कराओ। तो आज मुझे पता था कितना खर्चा आना है? नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जजमेंट की बेस पे एक रीजनेबल अमाउंट की प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि शायद मेरा रिपेयर पे इतना खर्चा आ जाए। अच्छा, क्या जरूरी है जो मैंने अंदाजा लगाया उतना ही खर्चा है? नहीं। तो ये जो आपने अंदाजा लगाया दैट इज योर एस्टिमेट। अगर उतना खर्चा नहीं आया तो दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और एस्टिमेट का जो चेंज होता है उसका कौन सा इफेक्ट लिया जाता है? प्रोस्पेक्टिव। तो हम कहते हैं यार जब आगे पता चलेगा उस वक्त एडजस्ट कर लेना। तो बहरहाल
तो ये आप कहने का प्रोविजन जो होती है लाइबिलिटी होती है, जबकि रिजर्व जो होता है ये इक्विटी का पार्ट होता है। जी किसी की मिसाल है, इस साल एसी की उसी साल हमने प्रोविजन बुक कर ली, उस साल में करके वो नहीं आया, अगले साल में उसकी वारंटी थी, अगले साल में उसे एक्सपेंस शो करा नहीं, वो एज इट इज एक बार क्रिएट होगी ना, वो लाइबिलिटी में पड़ी भी है, प्रोविजन जब तक वारंटी खत्म नहीं होगी तब तक खत्म तब तक वो लाइबिलिटी में पड़ी रहेगी। अगर रिपेयर कराने आ गया तो प्रोविजन की ये सेट ऑफ कर लो, अगर नहीं आया और टाइम खत्म हो गया वारंटी का तो फिर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह ये 37 में पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, दूसरा इसमें आता है जब इसको क्रिएट किया जाता है। आमतौर पे जो रिजर्व्स होते हैं ना, इसे हम कहते हैं दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जी, तो आपका ना क्या जो रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं ना, नॉर्मली दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपको इन्हें कहा इसमें से 10 लाख डिविडेंड दे लें, 40 लाख अपने पास रख लें, तो जो रिटेन अर्निंग है वो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट एप्रोप्रिएट किया। मैंने आपको कहा कि इसमें से 5 लाख जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर लें, ये भी आपने क्या किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। लेकिन ये जो प्रोविजन जब क्रिएट की जाती है तो ये आप लोगों का एक्सपेंस शो हो रहा होता है, ठीक है, यानी डेबिट में एक्सपेंस आ जाएगा, क्रेडिट में लायबिलिटी आ जाएगी। इसका डेबिट में रिटेन अर्निंग आ जाती है, क्रेडिट में जो रिजर्व है वो क्रेडिट आ जाता है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया या जो भी हो गया। तो ये इसके अंदर ना कुछ मेन डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कंपनीज में यूज होती है। एक दफा जस्ट रिकॉल करने का मकसद ये था कि अगर कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अब ये चीज हमने रूटीन में यूज करते रहना है। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियोज का, ठीक है। आप लोगों को मैंने कल डिस्कस किया था, रेशियो का चैप्टर वैसे आई कि अपने सिलेबस में एज इट इज डाला है, लेकिन उसने कहा कि जो विंडो ड्रेसिंग होती है, जो क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है, इस फैक्टर को भी कंसीडर करना है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि क्या चीज है, वो कैसे करते हैं। तो अच्छा, अब ना कुछ रेशियोज मैं आपको ना 2-4 एक्स्ट्रा कराऊंगा, जो कि आगे कुछ पेपर्स के अंदर MFA वगैरह में उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। हैं वो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज। जब इन्वेस्टर होता है ना, जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाता है इन्वेस्टमेंट करने, तो वो उन रेशियोज को कंसीडर करता है। ICAP ने आपके सिलेबस में इस दफा भी नहीं डाली, तो बहरहाल उनको हम लोग 2-4 रेशियोज को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उनका मकसद पता हो, का क्या यूज है वो पता हो, और फिर आगे जैसे MFA वगैरह के अदर पेपर्स हैं तो उसके अंदर वो रेशियोज का इस्तेमाल आता है, तो वो अगर आपने पढ़ी ना हो तो फिर वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। तो उस वजह से कल इंशाल्लाह हम लोग ना रेशियो का टॉपिक्स का स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने कल बता दिया था कि पहले हम रेशियोज, फिर EPS, फिर अपने जो नए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्विच कर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, यहाँ तक कुछ चीज नहीं समझ आई तो पूछिए। ये जो बोनस इशू में इसमें रिजर्व्स है, इसके अंदर जो कैपिटल रिजर्व्स है और जो दूसरे रिजर्व्स है, ये दोनों आते हैं। दोनों आ जाते हैं। आपने कहा था ना बोनस इशू शेयर प्रीमियम में से भी दे सकते हो, ठीक है, तो शेयर प्रीमियम भी आ सकता है, आप लोग रिटेन अर्निंग भी ले सकते हो, जनरल रिजर्व भी ले सकते हो। सर, तो बोनस में हमने पढ़ा ये था कि पहले आपने इसको प्रायोरिटी रिटेन अर्निंग को देनी है, और उसके बाद अगर रिटेन अर्निंग ना हुआ तो डिविडेंड है उसमें, तो फिर आप शेयर प्रीमियम पे जाएंगे। तो एक्चुअली ना प्रीमियम से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, जी, ठीक है। बोनस इशू के अंदर ये होता है कि बोनस इशू प्रीमियम से दिया जा सकता है, तो वहां पे रूल नहीं है, मतलब लाजमी नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि वो पहले प्रीमियम को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइलेंट है, आप रिटेन अर्निंग में से दे दो बोनस इशू, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन जहां उसने बता दिया फिर आपने उसको फॉलो करना है। हाँ जी, वो रिटेन अर्निंग से होता है। उसके लिए फिर ये होता है, अक्सर हम ये कर लेते हैं, जो जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हो ना, वहां से पहले रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कराते हैं और फिर वहां से डिविडेंड देते हैं।
तो अगर रिटेनर ना हुआ तो फिर डिविडेंड कहाँ से देंगे? एक्चुअली देखें ना, वो डिविडेंड देने तभी देंगे ना जब कभी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स ही नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं देंगे, वो ये चक्कर आता है जी। सीखता की शुरुआत में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, सिक्योर्ड इनके अगेंस्ट कोलैटरल, हाँ जी, अनसिक्योर्ड कॉस्ट, क्रेडिटर हो गया, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे। अब जैसे बिजली का बिल है, इसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी तो नहीं कोई रखवाई हुई ना, आपने उधार चीजें खरीदी उस बंदे को कोई सिक्योरिटी तो नहीं रखवाई हुई थी, ये चीज जी। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।